सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे है। मजदूर दिवस के नाम से सारी दुनिया में इसको मनाया जाता है 1 मई को। लेकिन बड़ी तकलीफ़ की बात है कि आज सारा देश कोविड-19 से प्रभावित है, उससे पीड़ित है। कोरोना वायरस से सारे देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। और आज लेबर डे भी है, मजदूर दिवस है। इस मजदूर दिवस पर अगर सबसे ज़्यादा दुनिया में कोई मजबूर है, तबाह है, परेशान है, बेबस है, लाचार है, तो वो केवल और केवल मजदूर है। ये मजदूर सारी दुनिया में वैसे इसकी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन भारत की जो तस्वीरें लॉकडाउन पीरियड से जो देखने को मिली हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा भयावह हैं। हम सुनते थे, देखते थे कि जब देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ था, और उस दौर में हम नहीं थे, मगर उस टाइम की कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो नेट के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं, तो उन चित्रों को देखकर ही दिल दहल जाता है। लेकिन आज हम उससे भी ज़्यादा भयंकर स्थिति को भारत में देख रहे हैं। भारत की जो सरकार है यह केवल सबका साथ, सबका विकास, ये लुभावने नारे देती है। इनके झूठे नारे और खोखले वादे इनके हैं। ये गरीबों की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर गरीब का शोषण हुआ है, गरीब परेशान हुआ है, मजबूर हुआ है, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आज हम इस मौके पर हम सरकार की बखिया उधेड़ने के लिए बात नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस देश का जो मजदूर है, जिसकी आबादी 40% से अधिक है, ये मजबूरी, लाचारी, गरीबी और बेइज्जती में अपना जीवन बसर करता है। इसके बच्चे कैसे पढ़ लिख रहे हैं? ये झुग्गी और झोपड़ी में, पर्वतों और कंदराओं में, हेम पाइप में, अरहर और सरकंडे की झोपड़ी बना करके ये रहने को मजबूर है। रेलवे लाइन के किनारे, बस स्टॉप के किनारे ये किस हालात में रहता है, आज तक इसका कोई ठोस हल नहीं है। इस लेबर वर्ग को राहत देने के लिए जब एक दौर था जब मजदूरों से 12 से लेकर 14 घंटे तक मजदूरी कराई जाती थी, ऐसे समय में जब भारत में 22 राय की काउंसिल बनी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब उस 22 राय काउंसिल में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस काउंसिल में सबसे पहले ये बात रखी है कि जो इस देश का निर्माता है, जो इस विश्व का निर्माता है, जिसके हाथ में, जिसके दिमाग में, जिसके शरीर में मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो केवल मजदूरी करता है, श्रम शक्ति ही उसके पास में है, और इसका 12 से लेकर 14 घंटे, 16 घंटे तक इससे मजदूरी कराई जाती है। मजदूरी के दौरान इन पर कल कारखानों में मजदूरी करता है, खेत और खलिहान में मजदूरी करता है, लोगों ऑफिसों में, दफ्तरों में मजदूरी करता है। उस दौरान इनके साथ घटनाएं घट जाती हैं, मौत हो जाती है, और इनके हाथ और पैर कट जाते हैं, विभिन्न तरह की इनको क्षति पहुंचती है। इनके लिए कोई बीमा की व्यवस्था नहीं है, इनसे ज़्यादा काम लिया जाता है, ये घर परिवार को नहीं देख सकते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 22 राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम सदस्य के रूप में सबसे पहले ये सलाह दी कि भारत में जो मजदूर है, इसके श्रम के घंटे 12-14 नहीं, बल्कि इसके 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आज हम ऐसे मजदूर दिवस पर, ऐसे समय पर हम जहां मजदूर भाइयों को नमन करते हैं, जिन्होंने इस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम किया है, और आज वो लाखों की संख्या में भारत की सड़क पर 4-4, 6-6 दिन के भूखे दर बदर भटक रहे हैं। उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनका गद्दा और रजाई लपेटे, उनकी जो भी गृहस्थी है उसी गृहस्थी को लेकर जब वो रोड पे चलते हैं, और कई लोगों की सूचनाएं आई हैं कि भूख से उनकी मौत हो गई है, तो ऐसे मौके पर उनके श्रम के घंटों को कम करने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। इसलिए हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी नमन करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूर वर्ग के 8 घंटे ही नहीं कराए,
बल्कि जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, जब वो काम करती हैं किसी सरकारी दफ्तर में, किसी प्राइवेट ऑफिस में काम करती हैं, तो उनको जब प्रसव होता था तो उस समय उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, या उस छुट्टी के दौरान उनकी मजदूरी, मेहनताना पारिश्रमिक काट लिया जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कानूनी प्रावधान किया कि जो महिलाएं ऐसे काम में लगी हैं उन महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाए। जब वो छुट्टी मिलती है तो उन छुट्टी के दौरान उनका पारिश्रमिक नहीं काटा जाता है। ये भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और इतना ही नहीं, मजदूरों के लिए जो बेगार लोग कराया करते थे, दबंग लोग होते थे, चूंकि भारत एक जाति प्रधान देश है, इस देश में दबंग और गुंडागर्दी करने वाले लोग रहे हैं, बेगारी मजदूरी कराने वाले लोग रहे हैं। ये मजदूरी कराते थे और उसका पारिश्रमिक भी नहीं देते थे, भूखों लोग मरने को मजबूर होते थे। ऐसे लोगों से निजात दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानून के माध्यम से इनको न्यूनतम मजदूरी कानून का भी प्रावधान किया है। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर, जिन्होंने इस मजदूर वर्ग को राजनीति में अपनी पहुंच बनाने के लिए, राजनीति में अपनी भागीदारी करने के लिए अपने दौर में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया था। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं है, आज वो पार्टी भी नहीं है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर के व्यक्तित्व और कर्तव्य कुछ मौकों पर याद किए जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूर वर्ग को, जब इनका शोषण होता था, इनके श्रम का शोषण होता था, तो वो आवाज नहीं उठा पाते थे, तो मजदूरों को हड़ताल करने का भी अधिकार ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई म्यूनिसिपल कामगार यूनियन की स्थापना कराई। इस कामगार यूनियन के माध्यम से हमारे मजदूर वर्ग शोषण के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिसमें उनकी कुछ न कुछ मांगे मान ली जाती थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन ही रही है कि राज्य कर्मचारियों का बीमा का प्रावधान किया गया है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन रही है। और जो डियरनेस अलाउंस जो नहीं मिलता था, जिसका प्रावधान नहीं था, ये भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, महंगाई भत्ते का प्रावधान ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से हुआ है। रोजगार कार्यालय, जहां पर श्रमिक लोगों का, जो असंगठित श्रमिक रहते थे, उनका पंजीकरण नहीं होता था, पता नहीं चल पाता था कितने मजदूर हैं, क्या उनके साथ हैपनिंग हुई है, कहाँ पे रोजगार पा रहे हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना कराई, जिससे वहां पर जो श्रमिक हैं उनका वहां पर पंजीकरण हो। और इतना नहीं, माइका माइंस में जो अबरक खान की खदानें थी, जो अबरक की खान थी, वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने श्रम कल्याण निधि की स्थापना की, जिससे मजदूर वर्ग को राहत मिली। लेकिन मेरे भाई, मुझे बड़ा दुख और तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि आज जिस देश में मजदूर वर्ग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, जद्दोजहद कर रहा है कि हम दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, सूरत से, गुजरात, अहमदाबाद, बंगलोर से, दिल्ली से, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब से घर किसी तरह से सुरक्षित पहुंच जाए, वो रास्ते में ही उसकी मौतें हुई जा रही हैं। कोरोना से जितनी मौतें नहीं हुई हैं, उससे ज्यादा मौतें तो ये मजदूरों के साथ हो रही हैं। तो इसलिए जो मजदूर वर्ग है वही इस देश का भाग्य विधाता भी कहा जाता है, वही इस देश का निर्माता कहा जाता है। भारत की सरकार अपने सभी कर्मचारियों से, सभी अधिकारियों से चारों तरफ से धन इकट्ठा करने लगी है प्रधानमंत्री केयर फंड में। और उस केयर फंड में कितना पैसा अभी तक आया है, कहां कहां खर्च किया है, इसका अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया है। एक आरटीआई के माध्यम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो सबसे ज्यादा गोद के खिलौने हैं, उनके जो पूंजीपति, जो उनकी जो सोच है, ऐसे पूंजीपतियों को, अपने चहेते लोगों के 68,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए हैं और मजदूरों के नाम पर एक पैसा भी कहीं नहीं है। ये भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, ये मजदूर आखिर कहाँ जाएंगे। और इतना ही नहीं, इन मजदूरों के लिए भारतीय जनता पार्टी, जहाँ लॉकडाउन की स्थिति है, इस स्थिति में लोग सहानुभूति रखते हैं। सबसे ज्यादा गरीब लोगों से सहानुभूति रखी जाती है, सबसे अधिक सहानुभूति उस वर्ग से रखी जाती है जिसको सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जहां पर सहानुभूति रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन की आड़ में इस
कर्फ्यू की आड़ में न्यायपालिका का इस्तेमाल कर रही है। और न्यायपालिका आए दिन इन गरीबों के अधिकार के खिलाफ, इनको जो कुछ सुविधाएं मिल रही हैं उनके खिलाफ न्यायपालिका कोई न कोई निर्णय देती रहती है, डिसीजन देती है, गाइडलाइन जारी करती रहती है। अभी एक 17 अप्रैल को एक गाइडलाइन जारी की है सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, जिनके लिए 100% रिजर्वेशन की व्यवस्था है, क्योंकि वहां पर उनकी केवल आबादी है। उसकी आड़ में सारे देश में ये डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अनुसूचित जाति के लोग जिनको रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, इसकी फिर से समीक्षा की जाए। अब इस समीक्षा के नाम पर हमारे लोग गुमराह होते हैं कि ये समीक्षा होना चाहिए, तो वो समझ लेते हैं कि जो नौकरियों में आरक्षण है इसी की समीक्षा होती है। तो सबसे पहले हम इसमें ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हमारे लोगों को जानकारी रहना चाहिए कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो रिजर्वेशन सिस्टम है, ये केवल नौकरियों में नहीं, ये 4 तरह का आरक्षण है। नंबर 1 में, और लोग ये भी कहते हैं जो आरक्षण विरोधी इस देश में हैं, वो कहते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया है, आरक्षण की वजह से ये हो रहा है, आरक्षण 10 साल में के लिए किया गया था, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। मैं ऐसे आरक्षण विरोधी भाइयों को भी बताना चाहता हूं, और जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है ऐसे लोगों को भी बताना चाहता हूं कि ये आरक्षण की व्यवस्था 10 साल के लिए नहीं थी। इस तरह का जो दुष्प्रचार करते हैं वो आरक्षण के विरोधी हैं, आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, शिवसेना के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और मैं ये बता देना चाहता हूं, जो 4 तरह का आरक्षण है उनमें सबसे पहला आरक्षण है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, राजनीतिक आरक्षण है। दूसरा एजुकेशन में आरक्षण है, रिजर्वेशन इन एजुकेशन। और तीसरा रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। और चौथा रिजर्वेशन इन प्रमोशन है। ये 4 तरह के आरक्षण हैं, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में आरक्षण की जो आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार की गई हैं। वहीं पर विधानसभाओं में, सभी प्रदेशों की विधानसभाओं में 332 अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा में SC ST को आरक्षण प्राप्त है। और अनुच्छेद 334 में लिखा है, अनुच्छेद 334 में लिखा है कि प्रत्येक 10 वर्षों में लोकसभा और विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण मिला है इसकी समीक्षा की जाए। यही वो एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके लोग गलतफहमी रहते हैं, और वो इस राजनीतिक आरक्षण को सरकारी नौकरियों का आरक्षण मान लेते हैं, एजुकेशन का आरक्षण मान लेते हैं, प्रमोशन इन रिजर्वेशन का आरक्षण मान लेते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। ये राजनीतिक आरक्षण है। राजनीतिक आरक्षण के लिए ये प्रावधान है कि प्रत्येक 10 वर्षों के बाद में उस आरक्षण की समीक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए यदि मेरिट ही आवश्यक है तो ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस का गठन करके खुली प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते, इस बात की भी समीक्षा होना चाहिए। देश की जनसंख्या के 85% OBC SC ST के PMO सचिवालय में कितने ऑफिसर अभी तक हैं, उनकी भी समीक्षा होना चाहिए। इस देश में OBC SC ST के IAS IPS IFS IRS कितने हैं, इस बात की भी समीक्षा होना चाहिए। OBC SC ST के केंद्रीय मंत्री कितने हैं, उनकी भी समीक्षा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जितनी भी भारत में सरकारें, राज्य और केंद्र सरकार, राज्य की सरकारें हैं, इन सरकारों में SC ST और OBC के कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कितने राज्य मंत्री हैं, इस बात की भी समीक्षा होना चाहिए। देश के विश्वविद्यालयों में OBC SC ST के कितने उप कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, इस बात की भी समीक्षा होना चाहिए। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में OBC कोटे से एक भी प्रोफेसर नहीं है, आखिर इस बात की समीक्षा भी होनी चाहिए। और देश की सेवाओं में OBC SC ST के कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं, इस बात की भी समीक्षा होना चाहिए। केंद्र सरकार में अब IAS करने की आवश्यकता नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब ये लेटरल एंट्री लेकर आए हैं। केंद्र सरकार में लेटरल एंट्री से बने संयुक्त सचिवों में
कोई भी SC ST OBC का नहीं है, इस बात की भी समीक्षा होना चाहिए। और पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था के तहत मंडल कमीशन में 19 सिफारिशें की गई हैं, जिसमें बड़ी मुश्किल से अभी तक 2 सिफारिशें लागू हुई हैं। आखिर ये 19 शेष जो 17 सिफारिशें हैं ये कब लागू होंगी, इस बात की भी समीक्षा होना चाहिए। दलित व पिछड़े वर्गों में क्रमशः 22.5% आरक्षण की व्यवस्था होने के बाद भी सरकारी सेवाओं में इनकी भागीदारी 10% से भी कम क्यों है, इस बात की भी समीक्षा होना चाहिए। तो इस तरह से इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो समीक्षा ही करना चाहते हैं। तो भारत में जहां पर मात्र 3 से लेकर 3.5% की आबादी ब्राह्मण समाज की है, लेकिन जब उनकी भागीदारी देखते हैं तो लोकसभा में ब्राह्मण समाज की भागीदारी 80% है, राज्यसभा में 96% है, ब्राह्मण समाज के राज्यपाल 60% हैं, कैबिनेट सचिव ब्राह्मण समाज के 53% हैं और मंत्रियों के सचिव ब्राह्मण समाज के 54% हैं, अतिरिक्त सचिव ब्राह्मण 62%, पर्सनल सचिव ब्राह्मण 80%, यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण वाइस चांसलर 91%, सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जज 96%, हाई कोर्ट में ब्राह्मण जज 85%, भारतीय राजदूत ब्राह्मण समाज के 81%। और यही नहीं, पब्लिक अंडरटेकिंग में ब्राह्मण समाज की जो भागीदारी है ये कुछ खास मैं बताना चाहता हूं। केंद्रीय सेवाओं में 87% भागीदारी अकेले ब्राह्मण समाज की है, राज्य की सेवाओं में 82% भागीदारी ब्राह्मण समाज की है, बैंकों में ब्राह्मण समाज 68%, एयरलाइंस में ब्राह्मण समाज 61%, IAS ब्राह्मण 72%, IPS ब्राह्मण 61%, टीवी कलाकार एवं बॉलीवुड में 83%, CBI एक्साइज एंड कस्टम में ब्राह्मण समाज 72%, मंदिरों में ब्राह्मण 100%, मीडिया में ब्राह्मण 95%। ये स्थिति तो इस देश के मात्र एक समाज की है और दलित और पिछड़े वर्ग को थोड़ा घना जो आरक्षण मिल रहा है, जिसकी वजह से ये मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिश लगे हैं, उसको भी तरह तरह के कभी क्रीमी लेयर लाके जो कि असंवैधानिक है और उसको खत्म करने पर तुले हुए हैं। आखिर इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। अभी हमने आपको बताया कि आरक्षण में की जो समीक्षा की बात कही गई है 10 वर्ष में, वो केवल राजनीतिक आरक्षण की बात कही गई है। राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा 10 वर्ष में होनी चाहिए। बाकी जो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन इन एजुकेशन है, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इसमें आरक्षण के समीक्षा का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसलिए इस तरीके का झूठा दुष्प्रचार है, इस दुष्प्रचार से हमें बचना चाहिए। और इसके बाद में अनुच्छेद 15-16 जो कि मूलभूत संवैधानिक अधिकार हैं, इसमें सम्मिलित 15-4, 16-4 में शिक्षा और रोजगार में एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण दिया गया है। ये हमारे मूल अधिकार में है, इनको कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये न्यायपालिका का इस्तेमाल करके ये समय समय पर आरक्षण को कमजोर करने की बात करती रहती है। और जहां तक समीक्षा की बात है, जो समीक्षा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी समीक्षा की बात करती है। हम ये जानकारी हम कहना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपको समीक्षा ही करनी है तो 70 वर्ष हो गए हैं देश को आजाद हुए, अब तक अनुसूचित जाति के मात्र 4 जज बन पाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इसके अलावा 70 साल में अनुसूचित जाति का एक भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाया है। इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आखिर एक ही जाति का वर्चस्व क्यों है? एक ही जाति के सारे के सारे जज क्यों बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर ब्राह्मण समाज है इसके 96% जज बैठे हुए हैं। तो ये कौन से आरक्षण के तहत ये 96% इन्होंने स्थान ग्रहण किया हुआ है? इस बात की भी समीक्षा होने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, आर्टिकल 12 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को राज्य माना जाना चाहिए। आरक्षण का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में राज्य की बात होना चाहिए।
इस बात की भी समीक्षा होना चाहिए। हमें तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की ही बात नहीं है, हमें तो सेना में भी आरक्षण की आवश्यकता है, न्यायपालिका में भी आरक्षण की आवश्यकता है और मीडिया में भी आरक्षण की आवश्यकता है। आबादी के अनुपात में जब इस देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी धर्म और जाति का है, आबादी के अनुपात में उसको आरक्षण जब मिल जाएगा तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। और इतना ही नहीं, संविधान के आर्टिकल 312 के तहत जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का एक गठन होना चाहिए था, वो गठन आज तक नहीं किया गया है। कोलिजियम सिस्टम के द्वारा एक जाति के लोग, केवल ब्राह्मण समाज के लोग जो मात्र 150 और 200 परिवार में हैं, उन्हीं परिवार के लोग हमेशा वहां जज बनते रहते हैं। तो जो कानून है, जो अनुच्छेद 312 के तहत न्यायिक सेवा परीक्षा का प्रावधान करना चाहिए, आज तक क्यों नहीं किया गया है। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि वो इस बात की भी समीक्षा करे। और इतना ही नहीं, संविधान के आर्टिकल 229 के अनुसार कर्मचारियों, अधिकारियों के मामले में उच्च न्यायालय अपने आप को राज्य मानता है और राज्य के अनुसार 15(4), 16(4) का पालन अभी तक क्यों नहीं किया गया है, इन मूल अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है, इस बात की भी समीक्षा होना चाहिए। जब केशवानंद भारती मामले में आर्टिकल 12 के अनुसार उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को राज्य माना गया है, तो राज्यों के लिए लागू आरक्षण का प्रोविजन उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में लागू क्यों नहीं किया गया है, इस बात की भी समीक्षा होना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं इस देश के प्रत्येक आरक्षण विरोधी से, प्रत्येक आरक्षण समर्थक से और देश की न्यायपालिका और सरकार से कि जब अनुसूचित जाति के लोग, जब पिछड़ी जाति के लोग, जब अनुसूचित जनजाति के लोग इस देश में IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए ऐसी कौन सी विशेष योग्यता की जरूरत है जो इन दलित और पिछड़े लोगों में नहीं है, जो वहां पर इनको मौका नहीं मिल पाता है। अब इस बात की समीक्षा करने की जरूरत है। तो जो ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस का गठन जो नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट से हम ये भी कहना चाहते हैं, देश की सरकार से कहना चाहते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस का अब गठन हो जाना चाहिए और जो एक ही परिवार के 100-150 परिवार के लोग जज बनते हैं, ये व्यवस्था खत्म होना चाहिए। क्योंकि देश जाति प्रधान है, जाति के आधार पर न्याय दिए जाते हैं। इस देश में अधिकांश संख्या में दलित पिछड़े वर्ग ही भारत की जुल्म है। तो इसलिए इस मौके पर और ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं। ये जो आज मजदूर है, ये मजदूर वर्ग कैसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए, इनके बच्चे कैसे ग्रेजुएट हो पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही नहीं, इस देश की न्यायपालिका ने मिड डे मील की व्यवस्था करके सारा एजुकेशन कोलैप्स कर दिया है, प्राइमरी एजुकेशन, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उस एजुकेशन को ट्रांसफर कर दिया है। गरीब का बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में जाता है, प्राइमरी स्कूल में जाता है, थाली बजाता है, खिचड़ी खाता है सड़ी गली, और घर से जैसा आता है वैसे ही वापस चला जाता है। जब इस तरह की नीयत इस देश की सरकार और न्यायपालिका की है, तो गरीब के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे इस देश में वो रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत उससे लाभान्वित हो पाएंगे, कैसे इस देश की मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे। और साथ ही ये भी कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। भाई क्यों आर्थिक आधार पर होना चाहिए? इस देश में धर्म है, धर्म ने वर्ण बनाए हैं और वर्णों में जातियां निकली हैं। जब जातियां बनी हैं, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर उन पर शोषण किया गया है। उनको कानून बनाकर उनको पढ़ाई लिखाई से रोका गया है। उनको अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छा भोजन करने से, अच्छा मकान रहने से, अच्छे किसी भी काम को अच्छा नाम रखने से, किसी भी काम को करने से पाबंदी लगाई गई जब धार्मिक रूप से। तो फिर जाति के आधार पर जब गरीबी, लाचारी, मजबूरी पैदा हुई है, उनका सामाजिक स्तर पिछड़ गया है, उनका शैक्षिक स्तर 0 हो गया है, तो इस आधार पर उनका प्रतिनिधित्व हो जाए सब जगह, ये इनका प्रतिनिधित्व देने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। तो जब भारत में जाति है, जाति के अपमान को, जाति के दंश ने
इनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये आरक्षण की सुविधा की गई है। तो आर्थिक आधार पर क्यों आरक्षण होना चाहिए? जब इस देश में जाति है, जाति की वजह से शोषण हुआ है, उस शोषण से मुक्त करने के लिए रिजर्वेशन व्यवस्था हुई है। तो जब खत्म ही करना चाहते हो तो जाति इस देश से खत्म कर दो। अब जाति जब खत्म नहीं कर सकते हो, जाति भेदभाव खत्म नहीं कर सकते हो, तो आरक्षण किस आधार पर खत्म करने की बात करते हो? ऐसी उम्मीद करते हुए हम अपने लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद।